नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में फिर रैंकिंग। आधी रात को स्टूडेंट को फोन कर बुला रहे हैं सीनियर्स। पूछताछ में जूनियर्स ने साधी चुप्पी। राशन की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन सख्त। एसडीएम की जांच के बाद 2 घोटालेबाजों पर हुई एफआरआई। एसडीएम ने कहा, घोटालेबाज को नहीं बख्शा जाएगा। रंजिश के चलते युवक पर लोहे की रोड से हमला। गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर। दतिया के बानोली गांव की घटना। बिल्डर राजू वर्मा आत्महत्या मामले में हाई कोर्ट के निर्देश। एक्सपर्ट से 1 महीने के अंदर सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग कराओ चेक। और भिंड में अन्नदाताओं से ठगी। मानगढ़ में किसानों के परमिट काटकर डकार गए खाद। सेल्समैन निलंबित। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैंकिंग का मामला सामने आया है। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन हरकत में आ गया है और जांच शुरू की गई है। इसके तहत कुछ छात्रों से चर्चा की गई है और आज भी गहन हड़ताल की जा रही है। बताया जाता है कि फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट ने पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को शिकायत की थी। स्टूडेंट ने उन्हें बताया कि रात करीब 3:30 बजे उन्हें सीनियर्स फोन करके उनके रूम पर मिलने के लिए बुलाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। पुलिस ने डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को इसकी जानकारी दी। इस पर डीन ने चीफ वार्डन BS पाल और वार्डन मनीष पुरोहित को जांच सौंपी तो वे हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्होंने अलग अलग ब्लॉक में रह रहे करीब 40 स्टूडेंट से चर्चा की, लेकिन सभी ने चुप्पी साधी और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बाद में हर स्टूडेंट से अलग अलग पूछताछ की और साथ ही यह भी विश्वास दिलाया कि जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, तो भी वे कुछ कहने से संकोच करते रहे। सोमवार को इस मुद्दे को लेकर कॉलेज में बैठक हुई थी, जिसमें घटना की वास्तविकता पता लगाने के लिए अन्य पहलुओं पर जोर दिया गया था। खास मुद्दा लिखित शिकायत का है, क्योंकि जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा तो नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। डीन डॉक्टर संजय दीक्षित के मुताबिक मामले में जूनियर स्टूडेंट से चर्चा की गई है। जो भी सीनियर इनमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संयोगितागंज थाना TI तहजीब काजी ने बताया कि मामले में अभी कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पिछले साल भी इस कॉलेज में रैंकिंग का मामला सामने आया था। इसमें जांच में दोषी पाए जाने पर 11 सीनियर स्टूडेंट को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था। इनके खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज किया था। इस मामले में एक जूनियर स्टूडेंट ने तब UGC की नेशनल एंटी रैंकिंग कमेटी को मई स्क्रीनशॉट, चैटिंग, रिकॉर्डिंग के साथ मेल पर शिकायत की थी। इसमें भी शुरुआती दौर में कॉलेज और पुलिस को स्टूडेंट के नाम नहीं मिले थे, लेकिन फिर पड़ताल के बाद 11 सीनियर छात्रों की पहचान करके कार्रवाई की गई थी। गरीबों के राशन को डकारने वाले पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। राशन की कालाबाजारी करने वाले मामोन और पुटेरा गांव की राशन दुकान संचालक एक विक्रेता पर थाने में केस दर्ज हुआ है। ईसागढ़ SDM विजय यादव के द्वारा एफआरआई कराई गई है। SDM ने कहा कि राशन की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी गरीबों के हक पर डाका डालेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि हर गरीब तक राशन पहुंचे, लेकिन कई जगहों पर भोले भाले गरीब आदिवासियों वर्गों के लोगों के साथ राशन में छलावा किया जाता है। इसी के चलते ईसागढ़ SDM विजय यादव को शिकायत प्राप्त हुई थी कि मामोन एवं कुटेरा गांव में राशन की कालाबाजारी जारी है। शिकायत मिलने के 24 घंटे बाद गुरुवार को वह दोनों गांव पहुंचे थे, जहां पर
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के द्वारा राशन का मिलान किया गया तो राशन में गड़बड़ी मिली। साथ ही वहां पर मौजूद लोगों के बयान लिए तो उन्होंने भी राशन में गड़बड़ी करना बताया, जिसके बाद एसडीएम ने राशन दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस दिया, लेकिन वह इसका भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। मामोन और कुटेरा दोनों ही गांव की राशन दुकान का संचालक बलभान सिंह गुर्जर था। मामोन गांव का राशन दुकानदार, संचालक और विक्रेता दलवान सिंह गुर्जर था, जिसके द्वारा 15 क्विंटल गेहूं 4 क्विंटल चावल में गड़बड़ी की गई थी। वहीं पुटेरा गांव का राशन दुकानदार, दुकान संचालक दलवान सिंह गुर्जर और विक्रेता नेपाल सिंह गुर्जर के द्वारा 66 क्विंटल 69 किलो गेहूं और 53 क्विंटल चावल और 2 क्विंटल 20 किलो मूंग में गड़बड़ी की गई थी। इस राशन की गड़बड़ी करने वालों पर मामला दर्ज हुआ है। एसडीएम विजय यादव ने बताया कि जांच के कुछ बिंदु रह गए थे, जिस वजह से आज कार्रवाई हो पाई है। दस्तावेजों का संकलन करने के बाद एफआरआई की गई है। क्षेत्र में हमारा चारों तरफ सूचना तंत्र फैला हुआ है। जहां भी राशन में गड़बड़ी की खबर मिलती है, गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करके उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए प्रशासन हर वक्त मुस्तैद है। आपको बता दें कि ईसागढ़ एसडीएम विजय यादव के द्वारा ईसागढ़ क्षेत्र में चना के घोटालेबाज पकड़े गए थे। इनके द्वारा 3 एफआरआई कराई गई थी। इसी तरह राशन की कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक साथ 2 दुकानों पर गड़बड़ी करने वाले लोगों पर एफआरआई करवाई गई है। गोराघाट थाना अंतर्गत पिछले दिन देर शाम करीब 7 बजे गांव बनोली में घर के बाहर आग से ताप रहे युवक पर गांव के ही कुछ नकाबपोश 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करके युवक को हालत को नाजुक देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बानोली गांव निवासी 45 साल के युवक शंकर अशोक सिंह दांगी अपने घर के बाहर आग से ताप रहा था। इसी दौरान 3 से 4 नकाबपोश बदमाश हाथों में लोहे की रॉड लेकर आए और युवक पर पीछे से हमला बोल दिया। वहीं बदमाश युवक को मरणासन हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि युवक के सिर में 4 से 5 गंभीर चोटें आई है, जिसे देखते हुए प्राथमिक उपचार करके युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि युवक पर रंजिश के चलते हमला किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बिल्डर और कॉलेज संचालक राजू वर्मा की आत्महत्या मामले में पुलिस द्वारा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट का हवाला देकर की जा रही लेट लतीफी को चुनौती देने वाले मामले का हाई कोर्ट में पटाक्षेप कर दिया। जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने मामले में राज्य शासन और पुलिस हेडक्वार्टर को निर्देश किया है कि वह 1 महीने के भीतर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन प्रदान करें। यह मामला मृतक राजू वर्मा की पत्नी जुमा वर्मा की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके पति स्वर्गीय राजू वर्मा ने आत्महत्या की, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उनके द्वारा बालीराम साहा, उनकी पत्नी साहा और बन्ना अग्रवाल के विरुद्ध आरोप लगाया कि वे सब उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजवाना चाहते थे। उनके पति राजू वर्मा की मृत्यु उपचार दौरान 26 अक्टूबर 2022 को हो गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा यह कहकर मामले में अपराध दर्ज नहीं किया जा रहा है कि अब तक पुलिस मुख्यालय से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस मुख्यालय, कानून मंत्री सहित अन्य उच्च अधिकारियों को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन घटना के 3 महीने बीते जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर हाई कोर्ट की शरण ली गई। याचिका में राहत चाही गई कि पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया जाए कि वह हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भेजने की कार्रवाई करे। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने मामले को पटाक्षेप करते हुए 1 माह के भीतर सुनवाई नोट की हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
भिंड जिले के रौन तहसील के अंतर्गत मानगढ़ पंचायत में किसानों से ठगी का मामला सामने आया है। अन्नदाता से कृषि शाख सहकारी संस्था के पदाधिकारियों ने डीएपी और यूरिया खाद दिए जाने को लेकर परमिट काटते हुए पैसा जमा कराए। इसके बाद किसानों को डीएपी और यूरिया खाद नहीं बांटा। इस बात की शिकायत किसानों द्वारा प्रशासनिक अफसरों से की गई थी, जिस पर संस्था के सहायक सचिव शत्रुघ्न सिंह और निलंबित किए जाने की कार्रवाई भी की गई है। इस पूरे मामले में ठगी के शिकार हुए किसानों ने निलंबित सहायक सचिव यानी कि सेल्समैन पर धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की है। दरअसल भिंड जिले में सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक डीएपी और यूरिया को लेकर मारामारी चल रही थी। इस बीच रौन तहसील के मानगढ़ पंचायत में कृषि सेवा सहकारी संस्था के सचिव और सहायक सचिव किसानों पर मनमानी करने पर तुले हुए थे। 22 नवंबर 2022 को मानगढ़ पंचायत के कई किसानों ने कृषि सहकारिता संस्था मानगढ़ के सचिव और सहायक सचिव के खिलाफ जन सुनवाई में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर लाहौर एसडीएम और ए प्रजापति ने जांच की थी। इस जांच में जिला सहकारी केंद्र बैंक शाखा रोड के प्रबंधक उत्तम समाधिया और सहायक सचिव शत्रुघ्न सिंह और सचिव रामप्रकाश नागर का पक्ष सुना गया था। जांच की कड़ी में शिकायतकर्ता किसान नाथू सिंह, बलवीर सिंह, भानु प्रताप सिंह, केशव सिंह, सतनाम सिंह, बच्चन लाल, यदुनाथ सिंह की भी सुना गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने लिखा था कि किसानों का पैसा जमा करके सचिव नागर और सहायक सचिव शत्रुघ्न द्वारा किसानों को खाद वितरित नहीं की गई। इस जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि सचिव रामप्रकाश नागर ने बताया था कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह अवकाश पर गए हुए थे। इस कारण संस्था के सचिव का प्रभार सहायक सचिव शत्रुघ्न सिंह चौहान को सौंपा गया था। जांच रिपोर्ट में सहायक सचिव संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सहायक सचिव अपने बचाव को लेकर बहानेबाजी करते रहे, परंतु वे किसानों को समयसर खाद वितरित नहीं कर सके। किसानों को समय पर खेतों की बुआई करने में बाधा आई। इस पूरे मामले में जांच में स्पष्टता हुआ कि संस्था के सहायक सचिव और सचिव की घोर लापरवाही बरती गई है। एसडीएम लाहौर द्वारा जांच रिपोर्ट में सहायक सचिव और सचिव के विरुद्ध दंडात्मक कठोर कार्रवाई की जाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, परंतु राजनीतिक अप्रोच के कारण लंबे समय तक कृषि साख सेवा समिति के सचिव और सहायक सचिव पर कार्रवाई नहीं हुई। उक्त मामले में सहायक सचिव पर बीते दिनों निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। कृषि साख सेवा सहकारी संस्था के सहायक सचिव शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ गांव के ही रमेश सिंह ने नगरीय और आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया से लेकर थाने में शिकायती आवेदन दिया है। किसान का कहना है कि मेरे साथ ठगी हुई है। उक्त आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाए। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.lucas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लुकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.lucas.com पर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें।
हरियाणा के पानीपत जिले में एक व्यक्ति को अमानवीय यातनाएं दी गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्तेदारों ने करनाल के बलहेड़ा के व्यक्ति का अपहरण किया और उसे पानीपत ले आए। यहां लाने के बाद उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, यहां तक कि उसे पेशाब पिलाया, जूतों की माला पहनाई, धरती पर नाक रगड़वाई, नग्न अवस्था में उसकी वीडियो बनाई। इतना सब करने के बाद आरोपी रिश्तेदारों ने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दरअसल पीड़ित व्यक्ति पर उसकी विवाहिता साली को भगा ले जाने का आरोप है। मामले की शिकायत करनाल पुलिस को दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज करके विभिन्न पहलुओं पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बलहेड़ा गांव निवासी 35 साल के युवक ने बताया कि वह 7 बच्चों का पिता है। कुछ दिन पहले वह अपनी विवाहित साली को लेकर फरार हो गया था। इससे बढ़ के ससुरालियों ने उसको गरौंदा से किडनैप कर लिया, उसे कार में डालकर पानीपत डेरे में ले गए। पीड़ित युवक ने बताया कि यहां 12-13 लोगों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसे अमानवीय यातनाएं दी गई। युवक ने बताया कि उसके गले में जूतों का हार डालकर पेशाब पिलाया गया और कई तरह से प्रताड़ित किया गया। वारदात के बाद से पीड़ित समुदाय के लोगों में रोष है। लोगों ने गांव के व्यक्ति के साथ हुई इस अमानवीय घटना के बाद गांव बलहेड़ा में बैठक की, जिसमें युवक के साथ हुई घटना की जांच किए जाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक ने अपनी साली को भगाया था। इस अपराध के लिए उसे कानूनी तरीके से सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी अदालत लगाकर उसे बेइज्जत किया और उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह यौन शोषण मामले से खफा खाप प्रतिनिधि आज चंडीगढ़ पहुंचे। मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी द्वारा देरी किए जाने के विरोध में खाप प्रतिनिधि डीजीपी से मुलाकात की। इससे पहले संदीप सिंह के 26 जनवरी को झंडा फहराने पर खाप ने अपना विरोध जताया था। हरियाणा की जूनियर महिला कोच के खुलासे के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने 31 दिसंबर को मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 25 दिन बाद भी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मामले की जांच एसआईटी के द्वारा की जा रही है। महिला कोच और संदीप सिंह के मामले में एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। खेल विभाग में जूनियर महिला कोच ने 29 दिसंबर को मीडिया के सामने आकर संदीप सिंह पर छेड़छाड़ करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद 30 दिसंबर को महिला ने चंडीगढ़ पुलिस को लिखित में शिकायत दी थी। महिला कोच ने आरोप लगाया था कि उसे मंत्री ने 1 जुलाई 2022 को चंडीगढ़ स्थित अपनी सरकारी कोठी पर बुलाया था। यहां पर दस्तावेज जांच के बहाने उससे छेड़छाड़ की और उसकी टी शर्ट भी फाड़ दी थी। जूनियर महिला कोच का आरोप है कि मंत्री उससे इंस्टाग्राम पर चैट करता था। लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद संदीप सिंह से खेल विभाग वापस ले लिया गया था। महिला कोच यह भी आरोप लगा चुकी है कि उसे मंत्री के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया और धमकियां भी दी गई थी। हरियाणा के करनाल जिले के असंध में एक डेयरी फार्म मालिक के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। पंचायती समझौता होने के बावजूद भी आरोपियों ने पशुपालक को पैसा नहीं लौटाया, बल्कि विदेशी नंबरों से कॉल करके मारने तक की धमकी दी जा रही है। पंडित ने शिकायत पुलिस अधीक्षक करनाल को दी है। अलेवा निवासी राकेश कुमार दया सिंह सफीदों में रहता है। वह भैंस डेयरी फार्म चलाता है। राकेश ने शिकायत में बताया है कि शिव कुमार ऋषिपाल और सुभाष चंद्रभान ऋषिपाल पुत्र हजूरों ने 26 नवंबर 2021 से 11 जनवरी 2022 तक उससे 11 भैंस खरीदी थी। 15 जनवरी 2022 तक भैंसों के पैसे देने का वादा किया था, जिनकी कीमत 9,77,000 रुपये बनती थी, लेकिन उन्होंने 2.5 लाख रुपये की भैंस वापस कर दी। इसके बाद असल पूंजी 7,27,000 बकाया रह गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब वह पैसे मांगता था तो आरोपी आनाकानी करने लगते थे। इस बीच शिव कुमार ऋषिपाल गांव छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद सुभाष और ऋषिपाल से अपने बकाया पैसे मांगे तो वे लोग भी आनाकानी करने लगे। उसने एक पंचायत की जिसमें सुभाष और ऋषिपाल ने पैसे वापस देने की बात कही और पंचायतियों ने समझौता 6.5 लाख रुपये में तय कर दिया। इसकी जिम्मेवारी सुभाष ऋषिपाल ने शिव कुमार से फोन पर बातचीत करके ले ली थी। 23 नवंबर 2022 तक पैसा देने का वादा किया था, जिसके लिए एक एफिडेविट भी लिखा गया था।
शिकायतकर्ता ने 20 नवंबर 2022 को सुभाष के पास पैसों के लिए फोन किया तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसे कहीं से भी पता चला कि शिव कुमार ऋषिपाल कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर मेरे द्वारा सुभाष को किए गए फोन कॉल को झूठा बनाकर अपनी बहन से झूठा केस करवाने की साजिश रच रहा है। इससे कुछ समय बाद 22 नवंबर की रात करीब 8:37 पर उसके पास किसी विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। शिव कुमार ने उससे बात की और अपने पैसे भूलने को कहा। साथ ही कहा कि या तो पैसे भूल जा वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसी कॉल पर उसने उनकी बातचीत की किसी अज्ञात व्यक्ति से करवाई, जिसने अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश बताया और कहा कि तुम लोग खेतों में एक डेरे में रहते हो, तुझे गोली मारने में हमें एक दिन नहीं लगेगा। मेरे ऊपर पहले ही 302 के कई मुकदमे चल रहे हैं, अगर एक और लग जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 3 दिसंबर को 2 कॉल आई और उसे गालियां और धमकी देनी शुरू कर दी। बोला कि तुझे चेतावनी दी थी लेकिन तू नहीं माना, अब तेरी फील्डिंग लगा चुके हैं। जब वह अपने असंत ऑफिस से गांव जा रहा था तो तीसरी कॉल 10 दिसंबर को आई और शिव कुमार और अन्य अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि आज तेरी किस्मत अच्छी थी जो सामने से 112 पुलिस आ गई और तू गोली लगने से बच गया, जिसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई है। कानपुर में ठंड से हो रही हार्ट और ब्रेन अटैक से मौतों के बाद निमोनिया का खतरा बढ़ गया है। सोमवार देर रात तक के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों में निमोनिया से 5 लोगों की मौत हो गई है। वायरल संक्रमण फैलने की वजह से निमोनिया हो रहा है और रोगी शोक में अचा रहे हैं। संक्रमण फैलने के चलते रोगियों में ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है और मौत का कारण यही बन रहा है। इलाज के दौरान 5 निमोनिया पेशेंट की मौत हो गई है। हैलेट में निमोनिया से 5 रोगियों की मौत हो गई। इनमें चकेरी के बिंदेश्वरी जो कि 55 साल की थी, चौबेरपुर के राघवेंद्र 59 साल के, कल्याणपुर के किशोर 35 साल का और 55 साल के जामजाऊ के रशीद और आजाद नगर के 49 साल के संदीप इसमें शामिल है। इनको वायरल संक्रमण के बाद सेप्टिसीमिया हो गया था। सेप्टिसीमिया रोगियों को अलग अलग अस्पताल में लाया गया जहां इलाज के दौरान इन सभी की मौत हो गई। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज यानी हैलेट के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर JS कुशवाहा ने बताया कि वायरल संक्रमण के बाद मरीजों को न्यूमोनियाइटिस हो रहा है। हैलेट इमरजेंसी में ब्रेन अटैक के 8 रोगी भी भर्ती हुए हैं। सोमवार को 3 रोगियों की मौत हार्ट अटैक और 2 की ब्रेन अटैक से मौत हुई है। हैलेट इमरजेंसी में रात तक 40 रोगियों को भर्ती कराया गया था। बीते 24 घंटे में कार्डियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट की इमरजेंसी में हार्ट अटैक के 120 रोगी आए। इसके साथ ही 911 हृदय रोगियों ने ओपीडी में चेकअप करवाया। गंभीर हालत में 61 हृदय रोगियों को भी भर्ती किया गया। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोगियों की तबीयत खराब हो रही है। हैलेट के डॉक्टर JS कुशवाहा ने बताया कि उनकी मेडिसिन ओपीडी में 300 रोगी आए थे। इनमें वायरल संक्रमण से निमोनिया के रोगी अधिक रहे हैं। हैलेट के प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर RK मौर्य ने बताया कि ओपीडी में 2845 रोगी आए। शाम तक 80 रोगियों को भर्ती किया गया था। फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना निमोनिया कहलाता है। इसमें फेफड़े में सूजन की स्थिति बन जाती है। निमोनिया मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। यह वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरे रोगों के संक्रमण से भी होने की संभावना रहती है। निमोनिया संक्रमण के प्रमुख लक्षणों में खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाइयां होती है। वाराणसी के BHU में 12वीं पास मरीजों का इलाज कर रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे। अब तक ऐसे 3 लड़के पकड़े गए हैं। इनको MBBS डॉक्टरों ने 600 रुपये हर दिन की दिहाड़ी पे रखा था। यानी MBBS डॉक्टर की ड्यूटी लगती थी तो वह खुद नहीं जाते थे बल्कि इन लड़कों को भेजकर ड्यूटी कराते थे। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद भारी हड़कंप मचा हुआ है। मामला PMO तक पहुंच गया है। मामला BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का है। 2017 बैच के पास आउट 4 MBBS डॉक्टर की जगह 3 लोगों को ड्यूटी करते पकड़ा गया। इनकी पहचान वाराणसी की विश्वेश्वरगंज की प्रीति चौहान, मिर्जापुर
अदलाहाट के मोहित सिंह और सोनभद्र के अनपरा के अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। ये लड़के एमबीबीएस पास आउट डॉक्टर नितिन, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर सौमिक डे और डॉक्टर कृति की जगह ड्यूटी कर रहे थे। चारों एमबीबीएस डॉक्टरों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पकड़े गए लोगों में प्रीति चौहान सिर्फ 12वीं पास है, वह एमबीबीएस डॉक्टर की तरह काम कर रही थी। पकड़े गए फर्जी डॉक्टरों को लंगा पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने बताया कि डॉक्टर की जगह फर्जी तरीके से काम कर रहे थे। बीएचयू की जांच में यह बात सामने आई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे जांच की जा रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि ये सब कब से वहां फर्जी ड्यूटी कर रहे थे। ये लड़के एमबीबीएस पास आउट डॉक्टर नितिन, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर सौमिल डे और कृति की जगह ड्यूटी कर रहे थे। चारों एमबीबीएस डॉक्टरों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। पकड़े गए लोगों में प्रीति चौहान सिर्फ 12वीं पास है, वह एमबीबीएस डॉक्टर की तरह काम कर रही थी। पकड़े गए फर्जी डॉक्टरों को लंगा पुलिस को सौंप दिया गया है। बीएचयू सुरक्षा निरीक्षक अरुण कुमार की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एमबीबीएस डॉक्टरों की ड्यूटी जब भी वार्ड, ट्रामा सेंटर और ओपीडी में लगती थी, तब फर्जी इंटरनेट को व्हाट्सएप के जरिए सूचना देते थे, बताते थे कि 6 घंटे ड्यूटी करनी है। महिला डॉक्टर की फर्जी इंटरनर प्रीति चौहान की व्हाट्सएप चैट पर सामने आई है। यानी महिला डॉक्टर की जगह 12वीं पास प्रीति नौकरी करती थी। बीएचयू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि आईएमएस बीएचयू के 4 एमबीबीएस छात्रों के नाम पर उपस्थिति दर्ज करने और पैसे ट्रांसफर की डिटेल भी मिली है। इसी को आधार मानकर मुकदमा दर्ज हुआ है। आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर एसके सिंह को भी इन छात्रों पर कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई है। वे ही तय करेंगे कि इन छात्रों पर किस तरह का और कब तक एकेडमिक एक्शन लिया जाएगा। वहीं मेडिकल काउंसिल और इंडिया भी कार्रवाई कर सकता है, उन्हें भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि 2017 बैच के एमबीबीएस के डॉक्टरों ने अपनी जगह इनको रखा था। यह क्रिमिनल ऑफेंस है। एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद 1 साल की ट्रेनिंग की जाती है, जिसे इंटर्नशिप कहा जाता है। इसके लिए 25,000 स्टाइपेंड भी मिलता है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी टीम ने ही फर्जी इंटरनेट को अस्पताल से पकड़ा है। पकड़े गए सभी लोग नॉन मेडिकल के हैं। बीएचयू के छात्रों ने भी पीएम को लेटर लिखा है कि घटना के बाहर आने पर भी अस्पताल के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, मामले को दबाने में लगे हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना किसी प्रशासनिक व्यक्ति या सीनियर डॉक्टरों के संरक्षण के लंबे समय तक कोई अस्पताल में ड्यूटी कर सके। बीएचयू के छात्रों ने पीएमओ के साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी शिकायत की है। आरोप है कि इस मामले में अस्पताल के कई सीनियर डॉक्टर शामिल हैं। शोध छात्र पतंजलि ने कहा कि एक कमेटी बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और गायनेकोलॉजी विभाग की अध्यक्ष को कार्यालय से अलग रखा जाए, जिससे जांच प्रभावित ना हो। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।